बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस ही होंगे। मैं हमेशा एक बात आप दोस्तों से करता रहता हूँ कि आप जब भी मुर्गियों का काम शुरू करने जा रहे हों, आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपने मुर्गियाँ किस मकसद के लिए पालनी हैं। मतलब कि आपने इनसे गोश्त लेना है, या फिर आपने इनसे खाने के लिए अंडे लेने हैं, या फिर आपने इन अंडों से बच्चा भी निकलवाना है, यानी कि आपने फर्टाइल एग लेने हैं। हम में से ज़्यादातर जो नए फार्मर हज़रात होते हैं, या फिर वो लोग जो नया मुर्गियों का काम शुरू करने जा रहे होते हैं, उनके माइंड में सिर्फ यही बात होती है कि मैं इस ब्रीड पे काम करूँगा, इसकी ब्रीड थोड़ी महंगी सेल होती है, तो आगे मैं भी इनके बच्चे निकलवा के सेल करूँगा। तो ये वीडियो उन तमाम नए फार्मर के लिए है जो ब्रीड के ऊपर काम करने जा रहे हैं, या फिर वो फार्मर हज़रात जो ऑलरेडी ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं बट उनको कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए भी है, जो नए फार्मर हज़रात इस काम में आना चाहते हैं उनके लिए भी है। चंद एक पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में ब्रीड को लेके फर्टाइल एग लेने के लिए या फिर चूज़े निकलवाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। अब इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ज़ीरो लेवल से आप दोस्तों को समझाया जाए। जो दोस्त अहबाब ब्रायलर का या वाइट लेयर का काम करते हैं वो मेरी इस बात से मुत्फिक होंगे। आप जब भी कभी ब्रायलर का या फिर वाइट लेयर का चूज़ा लेने की कोशिश करते हैं या डालने के लिए इरादा रखते हैं, तो आपकी ये कोशिश होती है कि हमने किसी अथेंटिक और एक वेल नोन कंपनी से हमने चूज़ा लेना है, क्योंकि आप दोस्तों को पता होता है कि जो वेल नोन कंपनी होगी उसका चूज़ा गोश्त गेन करेगा ब्रायलर में, और अगर आप वाइट ले रहे हैं तो वो मुर्गी आपको ज़्यादा अंडे देगी। वजह उसकी सिर्फ यही होती है कि जिन्होंने ब्रीडर फ्लॉग ब्रायलर के या वाइट लेयर के तैयार किए होते हैं उन्होंने बाहर से अपने ब्रीडर मंगवाए होते हैं और उन्होंने ब्रीडिंग कंसेप्ट के ऊपर पूरा काम किया होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम वाइट लेयर लें और वाइट लेयर ले के हम आगे उसके चूज़े सेल करना शुरू कर दें। नॉर्मली आपको ये लोग नहीं मिलेंगे। चंद एक हैं पाकिस्तान में जो ये काम करते हैं, सस्ता चूज़ा भी देते हैं। आप दोस्त उनको जानते भी हैं, जिन्होंने ये काम किया हुआ है वो भी इस बात से मुत्फिक होंगे। जब आप सेकंड जनरेशन का चिक्स डालते हैं वाइट लेयर का, तो वो आपको वो प्रोडक्शन नहीं देता जो कि फर्स्ट जनरेशन या ब्रीडर फ्लॉक का चूज़ा आपको प्रोडक्शन दे रहा होता है। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ब्रीडिंग करवाते हैं, जिसको हम देसी मुर्गी गोल्डन मिस्री कहते हैं, इसी कंसेप्ट को लेके हम सिंगल ब्रीड पे जो हमारे पास आस्ट्रालॉब है, RIR है, प्लेमाउथ रॉक है, लहमन ब्राउन है, इस जैसी और भी ब्रीडें हैं जो कमर्शियल लेवल पे पाकिस्तान में चल रही हैं, हम उसको आगे ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक नस्ल ले ली, दूसरी नस्ल ले ली, तीसरी नस्ल ले ली, और पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि कितनी पीढ़ी उनकी चल रही है, और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब मसाइल क्या आते हैं? सीन ये होता है कि मुझे 2-3 दोस्तों ने पहले भी बताया, भाई मैं पहले गोल्डन मिस्री का काम करता था, बाद में मैंने आस्ट्रोलॉब का काम किया है। गोल्डन मिस्री अंडे कम देती थी बट वहाँ पे मुझे फर्टिलिटी इशू नहीं आती थी। मेरी फर्टिलिटी इशू गोल्डन मिस्री के अंडों में प्लस 90% आ जाती थी, जबकि आस्ट्रोलॉब नो डाउट अंडे तो देती है बट इनमें मुझे फर्टिलिटी इशू की प्रॉब्लम रहती है। ये फर्टिलिटी जो है मेरे पास मैक्सिमम 70 से 75% ही रहती है। इसकी क्या वजह है? तो वजह मेरे भाई सिंपल सीधी यही है कि जब हम एक जनरेशन से अगली जनरेशन, फिर उससे अगली जनरेशन, फिर उससे अगली जनरेशन, एक ही ब्रीड की 8वीं 9वीं पीढ़ी को लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लड लाइन वीक होती जा रही है, कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है, और जो आने वाली नस्लें होती हैं उन चूज़ों में वो बीमारियों का शिकार होती हैं, वो आपको वो प्रोडक्शन नहीं दे पाती। वहाँ पे म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। वहाँ पे चूज़ों जब बड़े होते हैं उनके फैदर, उनके पर, उनके कलर चेंज होना ये एक आम सी बात हो जाती है, जबकि गोल्डन मिस्री में ऐसा कोई सीन नहीं होता। क्योंकि जो सिंगल ब्रीड होती है, हमने इसको प्योरीफाई रखने के लिए लाजमी है कि हमने वही ब्रीड रखनी है। हम इसमें बाहर से कोई दूसरी ब्रीड ला के नहीं छोड़ सकते। जिसे हम गोल्डन मिस्री बोलते हैं, ना तो इसकी माँ का पता है ना इसके बाप का पता है कि ये किस नस्ल की ब्रीड है। माजरत के साथ कोई गुस्सा गिला नहीं करना जो गोल्डन मिस्री का काम करते हैं, बट ये तल्ख हकीकत है। ना ये गोल्डन है, ना ये मिस्री है, ना ये सिल्वर है, ना ये लाइट सोसेक्स कमर्शियल है, कुछ भी नहीं है। ये इन सारी ब्रीड का क्रॉस है। जब मुख्तलिफ ब्रीडों का आपस में क्रॉस हो रहा है
तो वहाँ पे ब्लड लाइन वीक होने के चांस ही नहीं होते। बट ऑन द अदर हैंड जो भी ब्रीड जिस मकसद के लिए तैयार की जा रही होती है, वहाँ पे भी आपको वो खातर खा रिजल्ट नहीं मिलता। अब जैसे कि ब्रॉयलर जो है वो एक गोश्त के लिए ब्रीड मशहूर है, इसी तरह वाइट लेयर अंडों के लिए मशहूर है, इसी तरह आस्ट्रोलॉप ड्यूल पर्पस ब्रीड है, इसी तरह आप कह लें कि जो हमारे पास लाइट सुसेक्स है ये भी ड्यूल पर्पस ब्रीड है, बट ये वेटेड एग ज़्यादातर गोश्त के लिए होती है। लॉहमन ब्राउन ज़्यादातर अंडों के लिए होती है। चूँकि ये महंगे बर्ड होते हैं तो इसमें हम ला के कोई आम मुर्गी नहीं छोड़ सकते। हम यही कहते हैं कि यार इनके जो आगे बच्चे हैं ना, हमने सिर्फ इसी को लेके चलना है। और बहुत सारे दोस्त लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। और जब हम सिंगल ब्रीड पे काम कर रहे होते हैं, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन के बाद हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमें उस तरह की वो प्रोडक्शन नहीं मिलती, हमें वो फर्टेलिटी रेशो नहीं मिलती। हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन निकलती है उतनी वो प्योर नहीं होती, उनमें म्यूटेशंस का बहुत ज़्यादा सामना हमें करना पड़ता है। चूज़े बहुत वीक होते हैं, अर्ली मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जस्ट काज ऑफ दैट जैसे इंसानों में कज़न मैरिज को कह लीजिएगा कि ममनू बोला जाता है कि यार बैक टू बैक आप कज़न मैरिज ना करें। हाँ, एक ने कर ली है। अब बहुत सारी ऐसी फैमिलियां हैं जिनमें कह लीजिएगा कि शुरू से ही कज़न मैरिज चलती आ रही है। उनके दादे परदादे अगर आपस में कज़न हो गए तो अगली आज के दौर में अगर कोई आपस में इंसानों में शादी करता है तो डेफिनेटली उनकी आने वाली नस्लों में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और यही मामला सर जी हर ब्रीड के साथ होता है। यहाँ पे मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। देखें, आज से तकरीबन 2 साल पहले या पौने 2 साल पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी। मैंने ये बात कही थी कि मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आस्ट्रोलॉप का फार्म, बट ये बात मैं कह लीजिएगा कि एक पूरे पुरअतमाद होकर बोलता हूँ कि पाकिस्तान में इस जैसी आस्ट्रोलॉप कमर्शियल ब्रीड हमें ला के दिखा। तब भी हमने ये फार्मूला अडॉप्ट किया हुआ था, अब भी हम ये फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं। होता ये है कि हमारे पास जो कमर्शियल मुर्गियां होती हैं जो तकरीबन 1.5 साल के करीब हो जाती हैं, उनके ऊपर हम बाहर से रिंग बर्ड मुर्गे ला के छोड़ते हैं। कमर्शियल मुर्गियां जो हमारे पास सेकंड या थर्ड जनरेशन होती है, उनके ऊपर हम बाहर से दोबारा रिंग बर्ड के फ्रेश मुर्गे साल के मुर्गे ला के उनके साथ हम छोड़ते हैं, उनका क्रॉस करवाते हैं। उनके आगे जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों में से मेल निकाल के हम अपनी कमर्शियल मुर्गियों के साथ छोड़ते हैं और उनका चूज़ा हम आपको सेल के लिए ऑफ़र करते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी हमें इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इसमें अगर ज़रूरत होती है तो वो टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये तकरीबन 8-9 महीने का टाइम मांगता है अपनी ब्रीड को तैयार करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ज़्यादातर इसके ऊपर काम नहीं करता, वो सिर्फ बैक टू बैक जनरेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैंने ज़्यादातर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी नहीं करता, ठीक है। आप भी जब आगे से अपना ब्रीडर फ्लॉग रेडी कर रहे हों किसी भी नस्ल में, अगर आपने इस कारोबार को कह लें कि आगे लेके चलना है, सिंगल ब्रीड के ऊपर काम करना है, तो सर लाजमी आपको भी इसी तरह के कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप रिंग बर्ड नहीं इंपोर्ट कर सकते तो आप रिंग बर्ड से बच्चे जो निकलते हैं जिनके पास हेरिटेज ब्रीड होती है, उनके मेल उठा के आप अपनी कमर्शियल मुर्गियों के साथ छोड़ के अपना चूज़ा आगे सेल कर सकते हैं। सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बैक टू बैक एक ही जनरेशन का चूज़ा आप उसी तरह से लेकर के चलते रहें और बोलें कि जी हमारे पास सिंगल ब्रीड है और इसका मैं ये रेट लूँगा। देखें, अगर आपने मार्केट में चूज़े की कीमत थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ी सी उसकी वैल्यू भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो टाइम की शक्ल में हो सकती है, वो पैसे की शक्ल में हो सकती है, तभी जाके आपके पास एक ब्रीडर फ्लॉग रेडी होगा जिसको आप लोगों को सही सलामत और थोड़ी सी गारंटी के साथ ये माल सेल कर सकोगे कि भाईजान मेरे पास ब्रीडर फ्लॉग है, ना कि मेरे पास ये ब्रीड प्योर है। ब्रीड प्योर होनी एक अलग चीज़ है, ब्रीड प्योर के साथ आपके पास ब्रीडर फ्लॉग प्योर होना ये भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है। तो आप दोस्तों में से जो भी दोस्त अहबाब मुर्गियां इस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाईजान मैंने इनसे आगे चूज़ा निकलवा के सेल करना है और इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर करना है, तो सर आपने लाजमी इस बात पे अमल करना है कि मेल अलग से हो आपके हों और फीमेल अलग से हों। हाँ, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपने रिंग बर्ड के बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, रिंग बर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, हेरिटेज मेल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो एटलीस्ट
आप कमर्शियल मुर्गे ही किसी दूसरे फार्मर से ले लें जिससे आपने फीमेल ना ली हो। यहाँ पर मैं एक और बात आप तमाम दोस्तों से क्लियर करता चलूँ, जब आप ब्रीडर फ्लॉग रेडी कर रहे हों तो सिर्फ मुर्गी मुर्गे से काम नहीं चल जाता, बल्कि इसके लिए दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, जिनमें सबसे पहले वैक्सीन आ जाती है कि आपने अपने ब्रीडर को लाजमी ब्रीडर वैक्सीन करवानी होती हैं। उसके साथ आपने इनको लाजमी ब्रीडर फीड देनी होती है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें से नए फार्मर का 0% भी कह लीजिएगा कोई कसूर नहीं होता, बट उनके अगली जनरेशन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। आल दो कि आपने ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, मेल आपका अलग है, फीमेल आपकी अलग है, लेकिन फिर भी जब चूज़ा पैदा होता है, अगर खुदा न खास्ता आपने अपने ब्रीडर को सही सलामत नहीं रखा हुआ, वो किसी डिज़ीज़ का शिकार है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी है, तो वो आगे अगले चूज़ों में मुंतकिल होती है, जिसमें जो नया बंदा चूज़ा ख़रीदता है उसको नहीं पता चलता कि ये चूज़ा क्यों मर रहा है। वो बेचारा विटामिन्स दे रहा है, एंटीबायोटिक दे रहा है, टेम्परेचर पूरा कर रहा है, बावजूद इन सारी चीज़ों के जब वो उसका टेस्ट करवाता है पता चलता है यार इसमें तो वो बीमारी आ गई है जो पीछे ब्रीडर फ्लॉग से आई है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दूँ कि जो ब्रीडर फ्लॉग के अंदर कौन कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज़ होती हैं जो अगले चूज़ों में मुंतकिल होती हैं, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगले चूज़ों में अंडे से ही मुंतकिल हो जाती हैं, ताकि आप दोस्त अहबाब उसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आने वाली वीडियो इंशाल्लाह मैं इसी के ऊपर ही बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।